So, good afternoon from the city of lights, Karachi. This is meeting 3 ACCA SBL pre-scene June 2024 industry pet vet services. सही है. मीटिंग 1 में we already discussed the whole case study जो आपका pre-scene था. जिन्होंने नहीं देखी please go and check it out. और जो मीटिंग 2 थी उसमें we discussed one of the guesses which was corporate governance. आज मीटिंग 3 है. I am here with one more guess. और आज का जो guess है एग्जामिनर्स ऑल टाइम फेवरेट, चाहे वो पहले P1 होता था या P3 होता था या ACC SBL विदाउट प्री सीन भी होते थे, वो है रिस्क. हमेशा रिस्क पे तो बात होती है. ठीक है, तो आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो मैंने जो लिया है वो रिस्क, क्योंकि देखो रिस्क उसने आइडेंटिफाई कर दिए. अच्छा, ये जो उसने रिस्क दिए हैं आपको, इट्स ऑन पेज नंबर 8. वो रिस्क उसने इंडस्ट्री के नहीं दिए, वो रिस्क उसने ऑर्गेनाइजेशन के दिए. देखिए इस बात को ज़रा समझ लें कि क्या हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री की एजुकेशन और वी टॉकिंग अबाउट ओनली मिर्चा वाला. तो देयर आर टू थिंग्स. यहाँ पर भी देखो उसने क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिस्क. ये जो रिस्क की बात की उसने लिखा PVS maintains a risk register. PVS, the organization, not the industry. PVS maintains a risk register and risk management program is the responsibility of the internal audit function, whatever. The risks covered on the risk register are common to most pet vet organization in Ireland. लेकिन रिस्क किसके हैं? इदारे के. ऑल्दो ये वही रिस्क है उसने कहा जो अमूमन होता क्या है इंडस्ट्री में. इंडस्ट्री में होता है ये कि जो रिस्क, फॉर एग्जांपल जो रिस्क नेस्ले के हैं, नेस्ले वाटर की बात करें, वही रिस्क करीब करीब एक्वाफिना के भी होते हैं, वही रिस्क कोई दूसरे पानी के भी होते हैं. सही है ना. तो नॉर्मली रिस्क से मतलब, लेकिन कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक पर्टिकुलर भी होते हैं. इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये हमारे इदारे के रिस्क हैं, बट मोर और लेस सेम टू इंडस्ट्री रिस्क. खैर हमें इंडस्ट्री से नहीं, हमें तो ज़्यादा मतलब अपने इदारे से. अब इन्होंने वो 4 रिस्क कौन से बताएं? इन्होंने 4 रिस्क बताएं. कॉम्पिटिशन, दे हैव दिस कॉम्पिटिशन थिंग, यानी कॉम्पिटिटिव एज लेना, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है. यानी सम अदर प्लेयर्स आर टेकिंग आवर मार्केट शेयर. सही ना, कंपटीशन. दूसरा जो रिस्क है वो की एम्प्लॉयज. तीसरा हेल्थ एंड सेफ्टी. और चौथा वो जो ब्रांड की एडवर्स पब्लिसिटी. ठीक है, द फर्स्ट रिस्क. और हमें अब इस पर देखें एग्जामिनर में वो सवाल क्या कर सकता है, नॉट टू आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड. वो आपसे इनके इम्पैक्ट पूछ सकता है, वो आपसे इसके मुतालिक रिस्क मैनेजमेंट पूछ सकता है, रिकमेंडेशन पूछ सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी कि यार यू आर अ कंसल्टेंट एंड नाउ यू एडवाइस मी व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज. क्योंकि रिस्क को आप तब तक सीरियस नहीं लेते हो अगर आप मुझे बताएंगे कि सर देखें आपके इदारे को ये रिस्क है, मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है चलो कोई और बात करो. लेकिन जब तुम मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेज बताओगे ना तो मैं आई वुड बी मोर सीरियस. आई वुड बी वेरी सीरियस एक्चुअली कि यार मुझे बताओ, अच्छा तुमने बोला ये रिस्क का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये इम्पैक्ट होगा. फिर मैं बोलूँगा भाई अब इस समस्या का समाधान भी तो बता दो, अब इसका सोल्यूशन भी तो बताओ. तो आपसे वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछेगा बिकॉज द रिस्क आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड. इज गोइंग टू आस्क यू इवेल्युएट कि भाई इसका तरह इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ये बताओ एंड ऑल्सो टेल मी द रिकमेंडेशन. ये इस तरह सवाल पूछ सकता है. पहला रिस्क जो है वो है कंपटीशन. और रिस्क है उसको क्या कंपटीशन में? फ्रॉम नेशनल, रीजनल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली ऑन प्राइस. देखें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एज का मतलब आप लोग लेक्चर्स में मेरे देखा. कॉम्पिटिटिव एज का मतलब ये है कि यू हैव समथिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच योर कॉम्पिटिटर्स डू नॉट हैव. वेदर इट्स अ गुड वैल्यू, मे बी इट्स अ प्राइस, हाँ मे बी. अब जैसे वाटर बॉटल्स बनती हैं, सही है ना. अब मुझे ये वाटर बॉटल चाहिए, मुझे चाहिए जो 2 लीटर की हो, इतना बड़ा टैंक 2 लीटर वाला. अब इस इदारे को कॉम्पिटिटिव एज क्या मिलेगा? नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इनोवेशन. वो बोलेगा भाई मेरे पास जो जार है वो 2 लीटर वाला है कि 2 लीटर का डब्बा उठा के घूमो आप. ठीक है, कुछ के पास क्या होता है आधे लीटर वाली 16 आउंस वाली बॉटल लोग ज्यादा कैरी करते हैं, फिर थोड़ी और बड़ी 32 आउंस वाली. लेकिन मुझे 64 आउंस चाहिए. लोग इससे भी बड़ी 5 लीटर का टैंकी लेके घूम रहे होते हैं. और वो तो ये क्या है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एज कि यार मेरी प्रोडक्ट में ऐसी चीज है, इतनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है. तो कॉम्पिटिटिव एज यू गेट मे बी थ्रू अ वैल्यू, मे बी थ्रू अ प्राइस, मे बी थ्रू इनोवेशन, मे बी थ्रू अ लोकेशन, मे बी थ्रू टाइमिंग्स. हाँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. सबसे ज़्यादा वो ब्रांचेस यूनाइटेड स्टेट्स में चलती हैं व्हेन इट्स अबाउट द फास्ट फूड.
देखिए दिन में तो बहुत टफ टाइम दे रहा होता है मैकडोनल्ड, दिन में बहुत टफ टाइम दे रहा होता है चिक-फिल-ए, सब कुछ, लेकिन जब रात में ये सब बंद होते हैं ना, फिर कुछ ब्रांचेस होती हैं जो 24 घंटे चलती हैं या रात के 2 बजे तक चलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ टेक्सास का बर्गर है वाटा बर्गर, तो वाटा बर्गर खुला होता है, उसकी असल सेल, क्योंकि कुछ दोस्तों की फ्रेंचाइज है तो मुझे बताते हैं कि बोला हमारी असल सेल शुरू होती है रात को 9-10 बजे के बाद, जबकि उनका खाने का टाइम तो 6 बजे 7 बजे का है। उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त सब जाके सो चुके होते हैं। ऑल द डोर्स ऑफ मैकडोनल्ड एंड चिक-फिल-ए एंड KFC एंड बर्गर किंग एंड ऑल आर क्लोज। अब क्या बचा, बोला वाटा बर्गर बचा, अब कुछ भी करके वाटा बर्गर खाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो समटाइम ड्यू टू द टाइमिंग्स यू गेट द कॉम्पिटिटिव एज। ओके, अब इन्हें भी ये सारे मसले हैं, और लेकिन इसने लिखा है कि बोला कॉम्पिटिशन का प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली ऑन प्राइस, और भी है मसाइल, लेकिन प्राइस तो हम सारी बात करते हैं। मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहली चीज क्या भाई, इसको जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है दैट इज द अंडर कटिंग, कि लोग जो लो बॉलिंग कर रहे हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स। अब इस लो बॉलिंग को ये कैसे मैनेज करेगा, और ज़ाहिर इन डेवलप नेशंस की जब आप बात करते हो तो इनका तो बहुत बड़ा मसला ही प्राइस का है। इन्हें तो प्रॉब्लम ही प्राइस का है, कभी मेमोरियल डे की प्राइस, कभी ब्लैक फ्राइडे की प्राइस, यानी पूरा साल सेल ही सेल, प्राइस ही प्राइस, यही दिस इज द प्राइस वॉर गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री सब में। इन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, एब्सोल्युटली अगर एक सेल प्राइस अच्छी ऑफर करनी है तो उसके पीछे कॉस्ट प्राइस आपके पास अच्छी होनी चाहिए। पीछे से माल सस्ता आएगा तभी तो आगे दूंगा, तो दे हैव टू बी अ कॉस्ट लीडर। अब कॉस्ट लीडरशिप इन टर्म्स कैसे भाई, टैक इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा जो हो सकती है इस वक्त, वो टैक इन्वॉल्वमेंट ये हो सकती है कि ताकि HR की कॉस्ट कम हो। फॉर एग्जांपल वेब सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ऐप सर्विसेज। देखिए वेबसाइट पे होता क्या है कि बहुत सारा काम आपका ऑटोमेट हुआ होता है, बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह, आप कस्टमर जो है ना फॉर दिस पैट सर्विसेज कि भाई यू कम हियर, यू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, तो यू डोंट नीड अ फिजिकल पर्सन। आपने क्या किया, आपने अपनी कॉस्ट को कम कर दी एंड देन यू विल पास दिस डिस्काउंट टू दी कस्टमर। अच्छा, और क्या हो रहा होता है, आपने देखा है कि वेबसाइट पे वो आपसे कहते हैं कि यू विल गेट 20% ऑफ इफ यू डाउनलोड आवर ऐप, क्योंकि वेबसाइट कोई पुश नोटिफिकेशन और ईमेल वगैरह तो चलो भेज देगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐप का फंक्शन ये होता है कि वो आपको हर 2 महीने में ओके, हाउ अबाउट नेल कटिंग ऑफ योर पैड, हाउ अबाउट द वैक्सीनेशन, वो आपको एक पुश नोटिफिकेशन आ रही होती है। देखिए मोबाइल पे होते हैं तो आपको कहते क्या है कि ओके इफ यू डाउनलोड द ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम विल गिव यू 20-30% ऑफ। दिस वे यू कैन गेट, और मैं अगली मीटिंग में बात भी करूंगा जब हम मार्केटिंग में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन द कस्टमर दे विल फुलफिल देमसेल्फ, कि वो सारी चीज़ें कर ली, प्लस अपॉइंटमेंट वगैरह वो खुद बुक हो जाएंगे। यानी बहुत सारा ऐसा काम है जो आप उनसे, जो HR आपने रखी थी, जो इन्होंने कहा हमारा एडमिन का बहुत बड़ा स्टाफ है, दे कैन रिड्यूस दैट स्टाफ, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड पास इट टू दी कस्टमर, एक चीज़। अच्छा, दूसरा और क्या है कि हर बंदे को फिजिकल लोकेशन पे बुलाने से बेहतर है कि टेली हेल्थ और टेली मॉनिटरिंग ये वाली चीज़ें कर दें, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है। व्हेन वी आर डूइंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ACC SBL, मैंने उसमें भी ये बात की थी, जो प्री सीन की, कि टेली हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, कि कुछ बहुत सारी कॉल्स वो आपकी वीडियो वेब पे वीडियो लिंक के थ्रू कर सकते हैं, एंड व्हेन यू विल बी ऑफर दैट पर्टिकुलर सर्विस, तो आप कस्टमर से ही कहोगे ना कि ओके इधर यू कम टू आवर फिजिकल लोकेशन और यू कैन डू दिस थिंग। फिजिकल लोकेशन पे आपको अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट और वो आते हैं ओवरहेड सारी चीज़ें देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ बैठ के व्हेन द नर्स प्रैक्टिशनर विल बी डूइंग द थिंग, जो वेट है वो क्या होगा, उससे फ़ायदा कि इसको भी कम पैसे देने पड़ेंगे और उसे भी कम पैसे देने पड़ेंगे, इसकी कन्वीनियंस वगैरह। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे में वो यहाँ पर 1 को देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 को देख लिया जाएगा। तो टेली हेल्थ और मॉनिटरिंग ऑन कॉल हो सकती है, जिससे कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है, एंड दिस इज वन ऑफ द इनोवेशन ऑल्सो। इनोवेशन देखें, इसने यही कहा है कि फॉर लास्ट 5-6 years this company is not bringing any new idea. तो not only through cost cutting but through innovation and new idea they will get the competitive edge. देखो अब बात दिमाग में सिर्फ एक ही रिस्क की रखो, how to attract customer, तो इस तरीके से एक प्राइस, फिर वन विंडो सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये बात हमने इसके अंदर भी की थी मीटिंग 1 में, मैं वैसे भी आपसे करूं कि भाई हम चाहते हैं कि इफ़ पीपल आर कमिंग फॉर पेट वेट सर्विसेज, तो अच्छा US में तो ऐसा है कि अगर हार्डवेयर की दुकान पे भी आप जाओगे ना तो वहाँ भी आपको चॉकलेट्स भी मिलेंगी और वो एनर्जी ड्रिंक और सब, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान पे मजदूर आता है तो वो ये सोचते हैं यार ये मजदूर आया है तो इस मजदूर को सिर्फ टूल्स थोड़ी चाहिए, पिएगा नहीं,
तो भाई ड्रिंक भी रखो, काउंटर पे ड्रिंक रखो तो काउंटर पे वो ड्रिंक भी उठा ले। अच्छा मजदूर आए तो कोई टी शर्ट भी रखो, इसको कोई कपड़ा भी चाहिए होगा। मजदूर आए इसको ग्लव्स भी चाहिए होंगे। मजदूर आए एनर्जी कोई शॉर्ट्स भी उसको चाहिए होंगे, च्युइंगम भी चाहिए होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रखी जाती है। वन विंडो सोल्यूशन। यहाँ भी पैट में भी ऐसा ही है कि नॉट ओनली दे कम फॉर द वेज सर्विसेज बट ऑल्सो दे वॉन्ट सम फूड। अच्छा भाई वो भी यहाँ से ले लो, चलो यार हमें वी शुड गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन क्योंकि वहाँ पर ये भी मिल जाएगा, वहाँ पर मसाज भी हो जाएगा। मैंने अपनी मिसाल दी थी ना कि मैं अपने डॉग को लेके गया तो उसने कहा इसका ब्लूबेरी मसाज भी कर देते, उसका फेशियल मसाज भी कर दिया। अच्छा मैंने कहा यार बहुत मैला हो गया यार, इसको धो भी दे भाई। अच्छा इसके नाखून बहुत बढ़ गए, इसके नाखून भी काट दे। इसकी हेयर कटिंग यार वो भी कर दे। बहुत सारे काम उसी छत के नीचे हो जाते हैं। दिस वे द कस्टमर विल गिव यू द प्रेफरेंस, दे विल कम टू यू। वन विंडो सोल्यूशन, सही है ना। उनको भी कन्वीनियंस हो गया, टाइमिंग की सारी चीज़ों की। अच्छा और क्या हो गया भाई, कोलैबोरेशन विद अदर पेट प्रोडक्ट शॉप। ये भी हो सकता है बहुत अच्छा कि जो दूसरी शॉप्स हैं उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हो जाए कि इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ दैट पेट स्मार्ट और पेट को और समथिंग, वी विल गिव यू X annual vaccination. If you are a member of this, if you are a member of us, they will give you 20% off. If you go there, तो इस तरीके से collaboration से भी you will get the competitive edge. फिर उसके बाद weekends पे, क्योंकि अभी इनके जो टाइमिंग्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे हैं, तो weekends पे देंगे क्योंकि सबके पास वीकेंड ऑफ होता है and people want to give time to their these फर बेबीज़ जो हैं, छोटे बच्चे जो डॉग्स कैट्स वगैरह, उनको वो वीकेंड पे टाइम देना चाहते हैं ताकि उनको लेके जाएं। अच्छा इसी तरह इनके टाइमिंग्स हैं 5:30 तक, और नॉर्मली ये बाकायदा इसने 5:30 इसीलिए लिखा है क्योंकि जॉब टाइमिंग के बाद लोग घर तक ही पहुँचते 7 o'clock इस तरह हो जाते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि 7 बजे के बाद जो खुले होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा चलते हैं। वेदर यू टॉक अबाउट अर्जेंट केयर, हमें अगर वैक्सीन लगाने जाना हो इंसान को, वो अर्जेंट केयर भी उधर ज़्यादा चलते हैं जो रात को 8-9 बजे तक खुले। इवन मैं कार, ये जो क्या होती हैं कार वॉश जो सर्विसेज हैं उसमें भी यही होता है कि मैं भी टाइमिंग देखता हूँ कि यार बंदा जब काम से आता है तो अगर मैं देखूँ रोज़ 6 बजे कार वॉश बंद हो जाता है, आई डोंट वांट दैट कार वॉश। मुझे वो कार वॉश चाहिए कि जब मैं आ रहा हूँ वापस, जब ऑफिस से वापस आऊँ तो मैं वापस आके किसी भी टाइम अपनी गाड़ी धुलवा लूँ, रात के 8-9 बजे तक खुला हो। खैर मेरे जैसा बंदा जो वर्क फ्रॉम होम वाला और घर वाला बंदा है वो तो उसके लिए तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन मेजॉरिटी को अगर आप देखें तो दे वांट समथिंग आफ्टर 6 और 7, आफ्टर 8, ओके। इस तो वीकेंड टाइमिंग, एक्स्ट्रा वीकडेज टाइमिंग, ये सब हो सकता है ना। तो ये वो तरीके हैं जिससे व्हाट यू कैन डू, यू विल मिनिमाइज योर, यू विल मैनेज योर कॉम्पिटिटिव रिस्क। सेकंड रिस्क इनका है की एम्प्लॉयज। क्या रिस्क है भाई, बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में, HR, फेलियर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ पर्टिकुलरली वेट्स ड्यू टू शॉर्टेज इन द मार्केट। बिल्कुल स्पेसिफिक स्किल्स हैं। क्या करोगे भाई की एम्प्लॉयज के लिए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अहम चीज़, दे वांट मनी। तो गुड इंसेंटिव्स एंड बोनस स्कीम। बट अगेन अगर आप उनको इंसेंटिव और बोनस स्कीम दोगे, ऐसे बैठे बैठे बोल दोगे कि यार इंसेंटिव और बोनस स्कीम देंगे, तो होगा क्या, अल्टीमेटली वैसे ही तुम्हारा रेवेन्यू डिक्लाइन है, योर प्रॉफिट इज गोइंग डाउन, तो तुम्हारा प्रॉफिट और नीचे चला जाएगा, तुम तो लॉस में चले जाओगे। तो अब क्या करें भाई, तो अब बात ये है कि इसके लिए भी आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए समटाइम दीज टू रिस्क आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। देखो ना इनका कहीं ना कहीं देयर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप कि ऊपर वाला कॉम्पिटिटिव रिस्क, उसमें भी कॉस्ट कटिंग करनी है जिससे यू विल एबल टू नॉट ओनली पास डिस्काउंट टू द कस्टमर बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू अट्रैक्ट योर एम्प्लॉइज। तो उनको गुड इंसेंटिव एंड बोनस स्कीम। अगर मैं आपको US की मार्केट की बात बताऊं तो वहाँ एक ही सवाल पूछा जाता है, एक हमारा दोस्त उसमें फ्लॉप भी हो गया था। वो आपसे पूछते हैं कि भाई इफ़ यू कम एज एन एम्प्लॉय तो what is your main motive, यानी are you this, are you this, are you loyal? No, I'm not loyal to the company. सीधी बात है, they work for money, everybody work for money। वहाँ CEO तक से ही पूछा जाता है what is your ultimate motive, बोलता है पैसा। सिर्फ पैसों के लिए लोग उधर काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स, और ये सही बात भी है ना। अब इसमें झूठ बोलना भी क्या क्या डबल स्टैंडर्ड, जो सच बात है बोला पैसों के लिए काम करते हैं तो यू हैव टू गिव देम गुड इंसेंटिव, बोनस स्कीम, सारी चीज़ें, तो उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए। फिर प्रॉफिट शेयरिंग / ओनरशिप एट स्टोर लेवल। जो स्टोर लेवल पे जो इनके फिजिकल लोकेशंस हैं उसमें जो मैनेजर्स हैं, द हेड्स या वेट्स जो भी हैं, उनको दे कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, यानी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस, कि भाई ये ऑफिस जितना अच्छा चलेगा, जितने लोग आएंगे, जितने सेटिस्फाई होंगे, और मे बी वन ऑफ द इंडिकेटर इज द 5 स्टार रिव्यूज।
could be an indicator like a number of patients, कितने number of returning patients, number of satisfied patients, इन सब के indicator बना के then you can give them profit sharing scheme, और ये variable भी होगी, ये एक win-win भी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा बोनस फॉर वीकेंड टाइमिंग्स और ओवर टाइम। भाई जब आप बोलते हो हमारा अभी स्टोर खुलता है फ्रॉम 8:30 या 9:30 to 5:30, बट टू गेट अ कॉम्पिटेटिव एज ऑब्वियसली यू नीड टू गो 9 to 9 AM to 9 PM। तो उसके लिए जो हमारे पास 5:30 बजे के बाद काम करेगा विल गिव यू एक्स्ट्रा बोनस। इस तरह जो वीकेंड पे आएगा विल गिव यू एक्स्ट्रा बोनस, सही है ना, 1.5 या इस तरह जो भी ये वहां चलता है, बिकॉज यू आर सेक्रीफाइसिंग योर सोशल लाइफ, योर फिजिकल लाइफ एंड सो मच थिंग्स। अच्छा, फिर बहुत ज़रूरी है इस लेवल पे, वेट लेवल पे अलाउंसेस, ठीक है ना, मेडिकल अलाउंस उनको देना, 401k जो शेयर ऑप्शन और ये सारी स्कीम, ये सब चीज़ें भी देना फॉर देयर रिटायरमेंट, फॉर देयर फ्यूचर, कन्वेंस अलाउंस, ये वो। तो ये सब तरीक़ों से आप इस सेकेंड रिस्क को मैनेज कर सकते हो। यानी अहम इसमें क्या है, अच्छा इसी तरह बहुत दफ़ा ये भी होता है कि व्हेन दे वर्क 9 to 9 और फिर वीकेंड पे ये वो, तो दे वांट सम सॉर्ट ऑफ सोशलाइजिंग, उनको भी अपनी सोशल लाइफ चाहिए होती है। तो उसके लिए इदारे वहाँ क्या करते हैं, हैप्पी आवर दे देते हैं कि भाई इधर आओगे हमारी तरफ से इस क्लब में या इस पर्टिकुलर स्टोर पे दवा दारू सब फ्री मिलेगा आपको इस घंटा या ये 2 घंटे, थर्सडे के दिन 2 घंटे शाम में आप लोग सारे एम्प्लॉयज़, तो सारे एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि वहाँ फ्री बियर वगैरह मिलेगी, जूसेस मिलेंगे, जो भी है, तो लोग सब जमा होते हैं, अपनी गपशप भी करते हैं, पीते भी हैं, तो थोड़ा फाइनेंशियल भी बेनिफिट हो गया और नॉन फाइनेंशियल भी हो गया कि यार एक सोशलाइजिंग हो गई। द थर्ड रिस्क, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है भाई, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क क्या है भाई, इन्होंने कहा हेल्थ एंड सेफ्टी में फेलियर टू कंप्लाई विथ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज लेजिस्लेशन। अच्छा भाई, लॉ की जहां भी बात आ जाए वेरी रिस्की रिस्क, वेरी डेंजरस रिस्क है कि भाई लीगल मसला कि इफ़ यू डू नॉट, भाई कंपटीशन में तो ये है ना कि थोड़ा अरसा सर्वाइव कर लेंगे या की एम्प्लॉय चला गया तो फिर भी विल मैनेज, लेकिन लॉ के साथ ही लड़ गए, गवर्नमेंट के साथ ही, तो अल्टीमेटली योर गोइंग कंसर्न इज क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब भी किसी कंप्लायंस वाले रिस्क की बात हुई, वेदर इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी या डाटा प्रोटेक्शन या व्हाटएवर, सबसे पहले उस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनी पीवीएस हैज टू अंडरस्टैंड द लॉ। बहुत सारे लोगों को तो लॉ ही नहीं पता होता ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ, कि व्हाट द लॉ सेज अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। देन ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दैट थिंग, सही है ना। इसी तरह एक तरीका होता है रेगुलर ड्रिल्स कराना, कि भाई आपको पता है कि यहाँ पर ये सारे मसाइल हो सकते हैं और इस वक्त यहाँ पर कंप्लायंस या मे बी वी कैन हैव अ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ ब्रीच। तो रेगुलर ड्रिल्स, जैसे नहीं होती इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती हैं, कि भाई एक ऐसा सिनेरियो बनाना जो कि रियल नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिनेरियो बनाना और वो वीकली या मंथली या बाय मंथली इस तरह ट्रेनिंग देना, तो रेगुलर ड्रिल्स। देन प्लेस नोटिसेस, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नहीं होता कि भाई वो जहाँ पर उन्होंने वो मॉप वगैरह किया हुआ होता है, सरफेस वेट, तो वो लिख देते हैं कि भाई प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू वॉक या द फ्लोर इज वेट। ये नोटिस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नोटिस आप नहीं लगाओगे, हेल्थ एंड सेफ्टी कोई भी आके स्लिप हो गया, कम से कम आपके कैमरे में रिकॉर्डेड है कि भाई वी पुट द नोटिस, ये बहुत ज़रूरी है, सही है ना। इसी तरह एक ख़ास किस्म की चीज़ है कि भाई ये वज़न एम्प्लॉय नहीं उठा सकता, तभी उस डब्बे पे लिखा होता है। अमेजोन के भी डब्बे आते हैं, हम लोग घरों पे भी जब पैकेजेस आते हैं तो उस पर लिखा होता है कि भाई ये यू लिफ्ट इट विथ 2 people और मे बी 3 people रिक्वायर, कुछ ऐसे बड़े बॉक्सेस होते हैं। अब बंदा डायरेक्ट करे, एकदम सू कर दे, यार मेरी तो डिस्क स्लिप हो गई, अब क्या करें। एम्प्लॉयज़ भी ऐसे काम बहुत सारे कर रहे होते हैं, पता है, इसमें ये बाकायदा वो गेम भी चल रही होती है, थोड़ा धोखा भी चल रहा होता है कि यार एम्प्लॉयर को सू करना है, लेट्स लिफ्ट दिस, क्योंकि इस पर नोटिस नहीं लगा हुआ, उसने उठा, ओ गया, चलो भाई सू कर दिया उसने उसको। तो वो पहले ही नोटिस लगाते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू लिफ्ट इट, इफ यू लिफ्ट एनी पैकेज टेक हेल्प फ्रॉम योर कोलीग और व्हाटएवर, सही है ना। तो ये चीज़, तो प्लेस नोटिसेस। देन इफ द लॉ इज सो कॉम्प्लेक्स देन हायर लीगल कंसल्टेंट, जैसे इनके पास भी लीगल डायरेक्टर है, तो एक्सटर्नल लीगल कंसल्टेंट भी लाए जा सकते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सके और उसको मैनेज करने के तरीके बता सके। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू कहाँ हो जाते हैं, डिसेबल के रेस्ट रूम में। मैंने तो खुद यूएस में बिजनेस करता हूँ तो मुझे पता है कि डिसेबल के रेस्ट रूम जो है उसमें भी, अब वेदर इट्स अ रेस्टोरेंट, इट्स अ पेट वेट सर्विस, irrespective of any organization, you have to have a disable
रेस्ट रूम कि उसका कमोड का साइज, उसके कमोड के साथ हैंडल, उस क्योंकि एक डिसेबल बंदा जो व्हील चेयर पे आएगा उसको भी तो रेस्ट रूम यूज करना है, तो वो कैसे टॉयलेट पे बैठेगा और वो कैसे पकड़ के उठेगा और वो कैसे चलेगा। यहाँ तक कि मुझे याद है एक दफ़ा मेरा बड़ा वो जो जब मैं उसको अप्रूव करवा रहा था अपने शॉप को, तो उसमें बड़ा मसला हो गया था कि वो छोटा बनाया था रेस्ट रूम। तो उसने मुझे कहा कि ये जब बंदा आएगा विद व्हील चेयर ऑन या जो भी क्लचेस या किसी भी, तो बोलो उसकी व्हील चेयर घूमनी भी तो चाहिए पूरी, कि वो व्हील चेयर घुमाएगा कैसे अपनी, घुमा के फिर बाहर, ऐसा नहीं वो अंदर घुस गया बाहर कैसे निकलेगा रेस्ट रूम से, आप जाओगे उसको हेल्प करने। तो ये सारी चीज़ें, ये डिसेबल रेस्ट रूम, फिर नो स्मोकिंग के साइन लगाना, ये सब हेल्थ एंड सेफ्टी उसमें आता है। फिर लीस्ट पैट कि भाई जो भी कुत्ता आ रहा है अब अनलीश नहीं होना चाहिए, जैसे सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ भी, कि भाई जो भी बंदा अपने कुत्ते को लेके घूम रहा है, चाहे आपका कुत्ता कितना फ्रेंडली है, कितना ट्रेंड है, इट हैज़ टू बी लीश्ड ऑल टाइम, कि भाई मालिक ने उसकी रस्सी पकड़ी हुई हो और रस्सी में हो वो। अब वहाँ पर उनका स्टाइल ये होता है कि वो खुला छोड़ते हैं, अभी बहुत लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर इन द सिटी लिमिट ठीक है, अगर आप सिटी तो लीश्ड, अगर सिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी सिटी की रिक्वायरमेंट है द पैंट हैज़ टू बी लीश्ड, कुछ सिटी की नहीं होती, सिटी से बाहर हो, खुला एरिया है, खेत वेत है, वहाँ पर अलाउ होता है कुत्ते खुले घूमे, लेकिन वहाँ पर लीस्ट। लेकिन फिर भी इनका एक ट्रेंड होता है कि ये लोग अनलीस्ट चलाते हैं और इनके कुत्ते भी बहुत शरीफ होते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा शरीफ होते हैं, अपने बच्चे बात नहीं मानते, इनके कुत्ते बात मान रहे होते हैं। तो ये जो है ना लीश होना, तो ये पैट वैट सर्विसेज में भी कि व्हेन यू आर इन द शॉप आप लिख दे कि भाई योर पैट हैज़ टू बी लीश्ड, वरना वो किसी और को काट लेगा, पता चलो दूसरे को फिर संभालना मुश्किल हो गया या और तंग करेगा। इस रेस्ट रूम्स के ये वो पानी गर्म आता है, ठंडा आता है, मिक्सर होता है, इतनी चीज़ों पे रिक्वायरमेंट होती है। मैंने इस सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। इतनी एक एक बेसिक चीज़ पे रिक्वायरमेंट होती है कि ये स्टिकर लगाना पड़ेगा, ये भाई इस दुकान में कितने लोग अंदर आ सकते हैं, मे बी लेट्स से 20 पीपल, 10 पीपल, ये बाहर लिखना होगा कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस शॉप इज 10 पीपल। बोलते जिम हो, रेस्टरूम हो, सॉरी जिम हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, उसके बाहर लिखा हुआ होता है कि ये मसाज पार्लर हो कि भाई दिस शॉप हैज़ 21 मैक्स पीपल, 23, 500, 200 डिपेंड्स, ठीक है। ये सब हेल्थ एंड सेफ्टी के नोटिसेस हैं, लीगल रिस्क। एंड द लास्ट वन इज ब्रांड, वो जो एडवर्स पब्लिसिटी फ्रॉम मिस्टेक इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कमाल की बात है यार, ये हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि यार दुनिया में ये जो मेडिकल के एरर्स हैं ये पुल के इस तरफ ही ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में लोग इस तरह मरते हैं। बनी अमेरिका में कितनी बड़ी यार, यानी उसमें सबसे ज़्यादा जो, वैसे तो लोग बोलते हैं ना कोई सुसाइड से मरा, कोई मच्छर काटने से मर गया, कोई इससे मर गया, कोई वहाँ गन लॉज इतने रिलैक्स हैं उससे इतने लोग मरते हैं सब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो मेडिकल एरर के, गलत डायग्नोसिस के, ह्यूमन के गलत डायग्नोस के, गलत इंजेक्शन पहना दिया, तभी एक के साथ दूसरी नर्स प्रैक्टिशनर खड़ी होती है, नर्स ने अपने आप को खुद ड्रग का इंजेक्शन लगा लिया, इतने मसाइल चल रहे हैं डायग्नोसिस के। वो कोविड के टाइम पे मुझे याद है एक हमारे दोस्त ने, बिल्कुल करीबी है, उसने मुझे बताया, बोला मैं गाड़ी में लगा, तो मैंने एक दो वीडियो बनाई थी इस पर, बोला वो कोविड टेस्ट चल रहा था, ड्राइव थ्रू टेस्ट, गाड़ी के अंदर ही टेस्ट हो जाता था वहाँ यूएस में, तो वो लाइन लंबी थी, बोला मैं गया, तो बोला मैंने अपना नाम वाम उनको दे दिया और अब 4-6 गाड़ियों के बाद इट वुड बी हिज टर्न, सही ना, कि भाई फिर इसका दिल डू द कोविड टेस्ट एंड एवरीथिंग। उसने कहा यार अब मैंने नाम वाम दे दिया, अब उसको अचानक ऑफिस से कॉल आ गई और उसने गाड़ी घुमाई और निकल गया। शाम को उसको टेस्ट का रिजल्ट आ गया, यू आर पॉजिटिव। आप उसने कहा मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ कोविड का। यानी आप सोचें ऐसे भंड भी मारे जाते हैं, मेडिकल एरर्स ह्यूज। खुद मेडिकल बिजनेस का पार्ट हूँ तो मुझे पता है क्या क्या मसाइल है, क्या क्या, तभी मैं तो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, आई एम अ होली फूल हर चीज़ में। अच्छा भाई ये नहीं, ये फिर देखो, ये टेस्ट हुआ है फिर, यानी सिर्फ यही नहीं है कि आप पुल के इस पार ही देखते हो, आप पुल के उस पार भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी होती है, क्योंकि गलतियां हो रही होती हैं सबसे, और उसी में लोग मर जाते हैं गलती से। ठीक है भाई, अब देखें इसके लिए क्या करना होगा। और वंस this thing happen and somebody sue you, obviously the whole organization, whether it's a hospital, it's an urgent care, it's an emergency care, or it's a pet service, जो भी है उसका overall brand image boom down। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, strict SOPs, कि आपके जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, कि भाई इस जो मेडिकल असिस्टेंट है इसने ये चीज़ें देखी, पहले उसका वो जो डॉग है उसका वेट वगैरह किया, सारी चीज़ें, फिर दूसरे ने नर्स ने क्या किया, फिर तीसरे डॉक्टर ने क्या किया। स्ट्रिक्ट SOPs चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग, वंस अगेन दोनों में ट्रेनिंग तो चाहिए, ट्रेनिंग सही होगी तभी तो ना। और इसके लिए एक और पॉइंट है जो मैं इधर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, गुड कल्चर
गुड फॉर्मल कल्चर, क्योंकि ये मेडिकल एरर होगा क्यों, किसी भी दुनिया में एरर क्यों होता है, व्हेन यू डू कैजुअल इनफॉर्मल, ये इसको फेंक दिया, इधर लिखा नहीं सही, ये पर्चा दे दिया, हाँ तू इसको साइन कर देना यार, तू देख लेना, ये जब इधर उधर इन चक्रों में कोई ना कोई पेपर आगे पीछे हो ही जाता है, ठीक है। और वो पेपर इसका मेडिकल उसमें चला गया, इसका मेडिकल, कैंसर के पेशेंट को आपने पेनाडोल दे दी, पेनाडोल वाले को कैंसर का लगा दिया इंजेक्शन, तो ये वाला चक्कर। चेक एंड बैलेंस नर्स प्रैक्टिशनर एंड डॉक्टर्स, उनकी रिक्रूटमेंट से लेके हायरिंग से लेके एंड रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये सब, और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस विद द कैमराज ऑन, विद द मेडिकल डायरेक्टर, सो मेनी चेक एंड बैलेंसेस रिक्वायर्ड, तभी तो ये एडवर्स पब्लिसिटी से आप बचोगे ना। अच्छा, फिर पुट डिस्क्लेमर्स, देखिए जब भी आप कॉल करते हो ना, वो किसी भी हॉस्पिटल या अर्जेंट केयर या पैट के सर्विसेज को, इवन अगर गैस की कंपनी को भी, सुई गैस की कंपनी को भी करोगे ना, नेचुरल गैस की कोई भी, कॉल उठाते ही सबसे पहली बात वो लोग ये रिकॉर्डिंग में लगाते हैं, ओके वेलकम टू XYZ कंपनी, इफ इट इज एन इमरजेंसी प्लीज हैंग अप एंड डायल 911, सबसे पहली चीज वो बोलते हैं भाई हमें आपने कॉल की है, ओके वी आर हेयर टू हेल्प यू, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, आपके कुत्ते को बड़ी सख्त इमरजेंसी, आपके इंसान को, आपके घर में कुछ भी, आप फौरन इस फोन को रखें और फोन उठा के 911 मिलाएं, ताकि गवर्नमेंट को चली जाए, पुलिस को चली जाए, फौरन आपको सर्विस मिले इमीडिएट। और वो 911 उस पर एक अलग ही बात होगी, सही है ना, वो तो एक अलग ही उनकी दुनिया। तो यही काम इनको भी करना होता है कि दे पुट डिस्क्लेमर्स, दे पुट दिस रिकॉर्डिंग कॉल, दिस हाउ दे, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं डाली और ये चलता रहा, हेलो वेलकम, डायल 1 फॉर दिस, डायल 2 फॉर दिस, डायल 3 फॉर शावर, डायल 4, अरे उसका कुत्ता मर गया तो वो तो बोलेगा इसने शुरू में रिकॉर्डिंग में नहीं डाला था कि 911 को मुझे कॉल करनी है, वरना मैं फौरन हैंग इट नाउ। तो ये चीज़। अच्छा, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लॉजेस, कि जब आप उनसे साइन करवाएं और जो एग्रीमेंट्स बनाएं, और जब भी ट्रीटमेंट करो तो उसमें भी देयर शुड बी सम क्लॉजेस कि भाई वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर, इट डज नॉट मीन दिस, इट डज नॉट मीन दिस, इट डज नॉट मीन दिस, बहुत सारी चीज़ें ये लिखना ज़रूरी है। दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ लीगल कोई ब्रीच और एनी XYZ थिंग। इफ दे कम अप टू यू, अपने लॉयर और उसके साथ, आप क्या बोलोगे, दिस वॉज द क्लॉज, यू साइंड इट, वी हैड दिस रिकॉर्डिंग, वी हैड दिस नोटिस, सब कुछ था, एंड देन ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका वो ब्रांड इमेज जो डिस्टर्ब होना था, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा लोगे। तो खैर दिस इज अगेन सब्जेक्टिव है, मैंने अपने तौर पे सोच के आपको कुछ बताया। आप लोग एग्जामिनेशन में या इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग यू कैन कम अप विद मोर आइडियाज टू मैनेज द रिस्क, है ना। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।